नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक से शब्दावली को देख लेते हैं। जैसे हमारा पुरातत्व है, पुरातत्वविद, ये सब। तो पहला शब्द देखते हैं पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है? ऐतिहासिक स्थल से, किसी भी ऐतिहासिक स्थल के खुदाई से जो वस्तु प्राप्त होता है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। ऐतिहासिक स्थल के खुदाई से प्राप्त वस्तु, सिक्के, अन्य सामग्री को हम पुरातत्व कहते हैं। जब हम किसी ऐतिहासिक स्थल का खुदाई करते हैं तो वहाँ से बहुत सारी सामग्री प्राप्त होता है, जिसमें दैनिक यूज के भी सामान वगैरह रहते हैं। तो ये सब सारे पुरातत्व हो जाता है, इसी को हम पुरातत्व कहते हैं। तो किसी भी ऐतिहासिक स्थल के खुदाई से प्राप्त वस्तु एवं सिक्के को पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत सिक्के, अभिलेख, स्मारक, खंडहर आदि वस्तु आते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत सिक्के, अभिलेख, स्मारक, खंडहर आदि आते हैं। पुरातत्व वह विज्ञान है, तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई, पृथ्वी के गर्भ में जो पृथ्वी के अंदर जो छुपी हुई सामग्री रहता है, पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्री का अध्ययन करके प्राचीन काल के लोगों का सामान्य जीवन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी के गर्भ में, मतलब जो पुराने वस्तु वगैरह रहते, प्राचीन काल के रहते, वो धीरे धीरे पृथ्वी में दब जाता है। फिर हमें किसी तरह से पता चलता है, हम उसका खनन करते हैं जाके, फिर उसको लाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं कि आखिर क्या वस्तु था, किस तरह से इसका उपयोग करता होगा। तो हम उसका अध्ययन करके अतीत, मतलब प्राचीन काल के लोगों के दैनिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पुरातत्व के माध्यम से जो है किसी भी सभ्यता का, किसी भी जाति की सभ्यता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पुरातत्व के माध्यम से कहा जाता है जिस इतिहास का पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, वो उसका नींव बालू पे टिकी होती है, यानी वो कभी भी खिसक सकती है। जिस इतिहास का पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, तो पुरातत्व बेसिक सा याद रखिए, खुदाई में प्राप्त वस्तु को पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत ये सब सामान आते हैं, सिक्के, अभिलेख, स्मारक, खंडहर आदि आते हैं। पुरातत्वविद क्या होता है? खुदाई में जो वस्तु प्राप्त होता है उनका जो अध्ययन करता है, जो देखता है कि आखिर इस वस्तु का किस प्रकार से यूज किया गया होगा, क्या है वस्तु, कैसा है, उनका जो अध्ययन करता है, जो खुदाई में प्राप्त वस्तु का अध्ययन करता है, उसी अध्ययन करता है, उसी व्यक्ति को हम पुरातत्वविद कहते हैं। जैसे हड़प्पा से ले लीजिए, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वहाँ से लीजिए तो वहाँ कई सारे वस्तु प्राप्त हुए, जिसमें एक अवतला चक्की था, अवतला चक्की। तो उस अवतला चक्की का अभी के चक्की से अनुमान लगाया कि उस प्रकार के सामान का अभी के डेट में क्या यूज होता है, किस प्रकार से यूज करते हैं। तो अभी क्या देखिएगा तो हम उस तरह का चक्की का मसाला वगैरह पीसने में यूज करते हैं, तो इतिहासकार वही अनुमान लगा कि उसका भी यूज उसी प्रकार से होता होगा। तो जो इस तरह का अध्ययन करता है, जो इस तरह के तुलनात्मक अध्ययन करता है, इसी अध्ययनकर्ता को, उसी व्यक्ति को हम पुरातत्वविद कहते हैं। तो दो चीज़ आप समझ चुके हैं, पुरातत्व और पुरातत्वविद। अगला शब्द है हमारा कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि, इसे कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। जब हम किसी पुरातात्विक वस्तु, यानी खुदाई से जो पुरातत्व जो प्राप्त हुआ, ऐतिहासिक वस्तु जो प्राप्त हुआ, उसका हम डेटिंग करते हैं इस विधि के माध्यम से। अगर हमें तो पता चलता है ना, हम कहते हैं ना ये वस्तु इतना 5000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, इतना दिन पुराना है, तो उसका डेटिंग इसी कार्बन 14 विधि से किया जाता है। कार्बन 14 विधि ये तिथि निर्धारण, मतलब डेट निर्धारित करने का वैज्ञानिक विधि है। तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। इसका जो है ना खोज अमेरिका का एक बहुत फेमस रसायन शास्त्री था, B.F. लीबी, इन्होंने इसका खोज किया था, कार्बन 14 विधि का। इस विधि के अनुसार क्या होता है, किसी भी जीवित वस्तु में, जब वस्तु जीवित हो, अर्थात जीवित करने का मतलब जब वस्तु उपयोग में हो, तो उस समय वस्तु में ना कार्बन 14 और कार्बन 12 समान मात्रा में रहता है। जब वस्तु उपयोग में हो तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों समान, यानी बराबर मात्रा में रहता है। लेकिन जब वस्तु मृत्यु या विनाश की अवस्था में चला जाता है, मृत्यु या विनाश कहें तो जब वस्तु का उपयोग नहीं होने लगता है, टूट जाता है, जमीन के अंदर दब जाता है, तो उस समय कार्बन 12 और 14 में क्या होता है, कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, जितना मात्रा में था उतना ही रहेगा, लेकिन कार्बन 14 क्या होता है, निरंतर घटते रहता है 12 के अपेक्षा। देखिए शुरुआत में जब जीवित है तो दोनों बराबर है, लेकिन मृत्यु की अवस्था में क्या हो जाएगा, कार्बन 12 तो उतना ही रहेगा, लेकिन कार्बन 14 निरंतर घटते जा रहा है दिन प्रतिदिन 12 के अपेक्षा।
तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, इसी कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाते हैं कि आखिर कार्बन 12 की अपेक्षा कितनी मात्रा में घट गई, 12 की अपेक्षा 14 कितनी मात्रा में घट गई, और इसी के मात्रा का पता लगाकर इसका डेट डिसाइड करता है कि हाँ इतना घटने में इतना टाइम लगता है, क्योंकि वैज्ञानिकों को पता है कि कार्बन की कितना मात्रा घटने में कितना टाइम लगता है, तो वो देख लेता है कार्बन 14 जब 12 की अपेक्षा में कितना घटा है, और फिर उसका डेट कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ इतना दिन में इतना घटा है तो कितना पुराना होगा। तो यही होता है कार्बन 14 विधि में। कार्बन 14 में जो है ना, इसका अर्ध आयु काल, मतलब कार्बन 14 12 की अपेक्षा अगर 50% घट जाता है तो उसका अर्ध आयु काल 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष, अर्थात 5000 लगभग 5500 साल पुराना होगा, 30 वर्ष आगे पीछे हो सकता है प्लस माइनस। तो यदि किसी वस्तु में कार्बन 14 12 की अपेक्षा 50% है, जितना 12 है उसका आधा है कार्बन 14, तो वो वस्तु लगभग 5500 साल पुराना होगा। ये था हमारा कार्बन 14 विधि। अगला आता है ईस्वी। ईस्वी से आप लोग परिचित होंगे। हम लोग जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर जनवरी फरवरी वाला, इस कैलेंडर में जो है इसका तिथि का गणना, इसमें डेट की गणना जो शुरू किया, गिनना शुरू किया हम ईसा मसीह के जन्म से। तिथि की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ करते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को, जब से जन्म हुआ उसके बाद के समय को हम ईस्वी लिखते हैं। जैसे आज लिखते हैं 2022 ईस्वी है, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी, तो उसी को हम लिख दिए ईसा मसीह के जन्म के बाद के ईस्वी। इस शॉर्ट में दीर्घई लिखते हैं, इंग्लिश में इसको एडी लिखते हैं। एना डोमिनी यानी हमारे ईश्वर के साम्राज्य में, ईसाइयों के अनुसार उनका कहना है हम लोग अभी हमारे ईश्वर के साम्राज्य में जी रहे हैं, एना डोमिनी। तो इसको शॉर्ट में, इंग्लिश में शॉर्ट में लिख देते हैं एडी। दूसरा आता है ईसा पूर्व। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ऐसा नहीं है ना कि ईसा मसीह जब आए उसके बाद ही सारे मानव आए, उनके आने से पूर्व भी मानव थे। तो उन घटनाओं को लिखने के लिए हम ईसा पूर्व यूज करते हैं, मतलब ईसा मसीह के पूर्व, उनके आने से पूर्व के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, और इंग्लिश में बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के पूर्व के समय को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। तब इतना समझ गए। पहला हमारा था पुरातत्व, खुदाई से प्राप्त वस्तु एवं सिक्के को पुरातत्व कहते हैं। इसमें सिक्का, अभिलेख, स्मारक, खंडहर आदि आते हैं। पुरातत्वविद क्या होता है? पुरातत्वविद खुदाई में प्राप्त वस्तु का जो अध्ययन करता है उसी को हम पुरातत्वविद कहते हैं। कार्बन 14 विधि, तिथि निर्धारण के जो वैज्ञानिक विधि रहता है उसे हम कार्बन 14 विधि करते हैं। इसका खोजकर्ता अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी थे। BF लीवी थे, इन्होंने 1946 में कार्बन 14 विधि का खोज किया था। इस विधि में कि जीवित वस्तु में, यानी जब वस्तु उपयोग में हो तो 12 और 14 दोनों समान मात्रा में रहता है। जब वस्तु विनाश या मृत्यु की अवस्था में रहता है तब 12 उतना ही रहता है जितना पहले था, लेकिन 14 निरंतर घटते रहता है। और वैज्ञानिक इसी कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर वस्तु का तिथि निर्धारित कर देता है। कार्बन का अर्ध आयु वर्ष 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहते हैं। इसको इंग्लिश में एडी लिखते हैं, एना डोमिनी, हमारे ईश्वर के साम्राज्य में। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व पहले के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं, इंग्लिश में BC, बिफोर क्राइस्ट। बस इस वीडियो में इतना ही।